जागी कहानियाँ। पूर्णिमा के पति का देहांत तंबाकू कारण होने वाले कैंसर से हो गया था। वह अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चियों को छोड़कर चला गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी पूर्णिमा पर आ गई थी। किराया न भर पाने के कारण मकान मालिक उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। पूर्णिमा की बड़ी बेटी सौम्या 9 साल, मझली बेटी पीहू 7 साल और सबसे छोटी बेटी करुणा 5 साल की थी। सारा दिन यहाँ वहाँ भटकने के बाद वो एक पेड़ की छांव में बैठ जाती है। तभी पीहू अपनी माँ से बोलती है, माँ बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। बाबा के जाने के बाद हमें कितनी परेशानियाँ हो रही है। तुम चिंता मत करो बेटी, बस थोड़ा और आगे चलो, शायद वहाँ हमें कुछ खाने को मिल जाए। फिर पूर्णिमा अपनी तीनों बच्चियों को कुएं के पास ले जाती है और वहाँ से उन्हें पानी पिला देती है। उसके बाद वह उन्हें मंदिर के बाहर लगे भंडारे से खाने को देती है। लेकिन तभी सौम्या कहती है, पंडित जी और खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। मैं तुझे पहले ही 3 बार खाना दे चुका हूँ, अब क्या ये सारा भंडारा तुम लोग ही खाओगे, औरों को न मिले? पंडित जी हमें सच में भूख लगी है, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। पंडित जी मैं आपके आगे अपनी झोली फैलाती हूँ, मेरे बच्चों को और खाना दे दीजिए ना, पता नहीं इसके बाद खाना कब नसीब हो। फिर पंडित उन्हें वहाँ से बाहर निकाल देता है। तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। पूर्णिमा अपने बच्चों को पेड़ के नीचे खड़ा कर देती है। माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, माँ इसे तो तेज बुखार है। कम से कम मेरे बच्चों को एक छत तो नसीब हो, मेरी मदद कीजिए भगवान। तभी पूर्णिमा की नजर सामने रखी पाइपलाइन में जाती है। वो अपने सभी बच्चों को जल्दी से उसके अंदर ले जाती है। मेरे बच्चियों, आज से यही हमारा घर है। बारिश बंद होने तक मैं रूखा सूखा कचरा उठाकर आग जलाने के लिए लाती हूँ। फिर पूर्णिमा रूखा सूखा कचरा उठाकर लाती है कि तभी एक आदमी उसे टोकते हुए बोलता है, अरे बहन ये तुम क्या कर रही हो, इसको जलाओ मत और सामने जो दुकान है ना वहाँ ले जाकर बेच दो, इसके तुम्हें 30 रुपए मिल जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब, भला कचरे के पैसे? मैं सच कह रहा हूँ। फिर पूर्णिमा वो कचरा ले जाकर सामने वाली दुकान में बेच देती है, जिससे उसे 30 रुपए मिलते हैं। उन पैसों से वो खाना खरीद लेती है और बच्चों को खिला देती है और खुद भी खाती है। फिर पूर्णिमा मन ही मन सोचती है, क्यों ना मैं कचरा बीनने का काम करूं, इससे मैं थोड़े पैसे कमा लूंगी, जिससे अपने बच्चों के लिए खाना ला पाऊंगी और अपनी बेटी के लिए दवाइयाँ भी। माँ तुम कहाँ जा रही हो? मैं कचरा बीनने जा रही हूँ बेटी, शायद थोड़े और पैसे मिल जाए। माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, और पीहू बेटा तुम करुणा के साथ यहीं पर रहना, हम अभी आते हैं। फिर दोनों माँ बेटी कचरा ढूंढने लगती है और उसे दुकान में बेचती है, जिससे उन्हें थोड़े पैसे मिल जाते हैं। और पूर्णिमा करुणा के लिए दवाई खरीद कर लाती है और उसको दे देती है। अब हर रोज इसी तरह कचरा बीनकर वो अपना गुजर बसर करने लगती है। एक दिन पूर्णिमा को कूड़ा बीनते हुए सोने की चेन मिलती है, जिसे बेचकर वह किराए पर एक कमरा ले लेती है और राशन लाकर बच्चों के लिए चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। साथ ही कचरा ढूंढ ढूंढ कर चलती है। और ऐसे ही 16 साल बीत जाते हैं और तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है। पढ़ाई होते ही तीनों बेटियों की छोटी मोटी नौकरी भी लग जाती है, जिससे पूर्णिमा का बोझ कम हो जाता है। तुम लोगों की भी शादी की उम्र हो गई है बच्चियों, अपने जीते जी तुम्हारे हाथ पीले कर दूं, बस फिर मुझे और क्या चाहिए। मैंने एक जगह रिश्ता देखा है, वह तीनों भाई हैं, तुम सबको खुश रखेंगे, घर परिवार भी अच्छा है। तुम तीनों को इस रिश्ते से कोई आपत्ति तो नहीं ना? माँ आपने हमारे लिए जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। हाँ माँ, आप हमारे लिए कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। फिर अगले दिन लड़के वालों की माँ सुषमा आती है। देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटियां पसंद है, दिखने में सुंदर है, घर और कामकाज भी जानती है, लेकिन क्या है ना, 3 बेटों की माँ हूँ,
तो थोड़ा दहेज लेकर ही जाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जितना होगा मैं अपनी तीनों बेटियों के लिए जरूर करूंगी। फिर कुछ महीनों में पूर्णिमा की तीनों बेटियों की शादी हो जाती है, लेकिन विदाई के वक्त दहेज का सामान देखकर सुषमा पूर्णिमा से कहती है, आपकी बेटियों को विदा करके मैं नहीं ले जाने वाली। आपने अपनी तीनों बेटियों के नाम पर बस बेड, फ्रिज और अलमारी ही दी है, और नगद के नाम पर बस 20,000 रुपए। अरे तीनों बेटियों के हिसाब से दहेज तो देती। बहन जी, मुझ गरीब से जितना हो पाया मैंने किया। मुझ गरीब पर रहम कीजिए और बेटियों को विदा होने दीजिए। नहीं, पहले मुझे और दहेज चाहिए, तभी ये विदाई होगी। फिर पूर्णिमा आस पड़ोस से पैसों की भीख मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। ये देख पूर्णिमा की तीनों बेटियों की आंखें भर आती है और वो कहती है, माँ जी, हमारी माँ ने हमें बड़ी मुश्किलों के साथ पाला पोसा है, और वैसे भी दहेज लेना अपराध है। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? माँ, सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है। हम नकारा नहीं है जो हमें दहेज चाहिए। हम खुद कमाकर सब सामान ले सकते हैं। इनकी माँ ने इन्हें कितनी मुश्किलों से पाला है। कचरा बीन कर गुजारा करना बड़ी हिम्मत का काम है माँ। माँ, एक बूढ़ी माँ अपने 3 कलेजे के टुकड़े आपको दे रही है, फिर आपको दहेज की क्या जरूरत है? मुझे माफ कर दो बच्चों, लालच ने मेरी आंखों में पट्टी बांध दी थी। अब मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। सबसे अनमोल तो तुम तीनों लक्ष्मियाँ हो जो मेरे घर को संभाल कर रखोगी। चलो बेटा, मेरी तीनों बहुओं को घर ले चलो। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आज हमें एक गरीब माँ और मिली है। हम इन्हें बुढ़ापे में अकेला नहीं छोड़ सकते। दामाद भी तो बेटे ही होते हैं ना माँ। इसलिए आज से ये माँ भी अपने बेटों के साथ ही रहेगी। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। उसके बाद अपनी बेटियों की विदाई करके पूर्णिमा भी उनके साथ उनके घर में रहने लगती है और सभी हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। ये क्या बच्चों, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, इतनी गर्मी में खाना नहीं खाया जा रहा। माँ, कम से कम ठंडी लस्सी ही पिला दो। बच्चों, मैं आज लस्सी लेने गया था, लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण लस्सी के दाम आसमान छू रहे हैं। इस गर्मी ने तो नाक में दम कर दिया है। 2 मिनट में पूरे के पूरे कपड़े पसीने से लथपथ हो जाते हैं। पिताजी, पंखा लगवा दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के घर में कूलर, पंखा, एसी सब है, लेकिन हमारे घर में पंखा तक ही नहीं है। आयुषी सही कह रही है, एक छोटा सा टेबल फैन ही ले लीजिए। बच्चे छोटे हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना। अरे तुम जानते हो ना, मेरा सेठ कितना कंजूस है। बात बात पर तो वो मेरी पगार काट देता है। जितनी पगार मिलती है उतने में घर का खर्चा चलाना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैं 1-2 हजार का पंखा कैसे लेकर आऊंगा? अनिल की बात सुनकर सभी खामोश हो जाते हैं और गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ही खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस गर्मी ने तो पूरे परिवार का जीना हराम कर दिया था। आयुषी, अपना पैर हटाओ, तुम भी दूर हो जाओ। वैसे भी इस गर्मी ने परेशान कर दिया है। क्या हुआ बच्चों, तुम अभी तक सोए नहीं? माँ, इस आयुषी को देखो ना, कब से मुझे परेशान कर रही है। तुम दोनों को एक दूसरे ने नहीं, बल्कि इस गर्मी ने परेशान कर रखा है। एक काम करते हैं, हम सभी लोग बाहर चलते हैं। ठंडी हवा में कम से कम नींद तो नसीब होगी। सभी लोग बाहर आंगन में सोने के लिए चले जाते हैं। घर में जहाँ सभी को गर्मी ने परेशान कर रखा था, वहीं बाहर सबको मच्छरों ने काट काट कर परेशान कर दिया था। ये क्या अनिल, अंदर कम से कम मच्छर तो नहीं थे, यहाँ तो
गर्मी के साथ साथ मच्छरों ने भी नींद हराम कर दी है। मच्छरों के चलते पूरे परिवार का आंगन में सोना भारी पड़ जाता है, जिसके बाद अब वो सभी लोग वापस घर के अंदर जाते हैं और गर्मी में जैसे तैसे करके रात गुजारते हैं। अगली सुबह। ये क्या नेहा, आयशी, आज तुम दोनों फिर से क्लास में सो रहे हो? क्लास में पढ़ने के लिए आते हो या सोने के लिए? टीचर, हमारे घर में पंखा नहीं है, इसीलिए रात में हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब तुम क्लास में सोकर अपनी नींद पूरी करोगे। अगर कल से मैंने तुमको क्लास में सोता पाया तो दोनों को क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा लग रहा है जैसे घर में नहीं, ईंट की भट्टी में बैठी हूँ। हाँ माँ जी, पूरा घर आग की भट्टी की तरह तप रहा है। न जाने ये सूर्य देवता किस बात का हम गरीबों पर अपना प्रकोप निकाल रही है। नीलम इतना बोलती है कि तभी वहाँ उनकी पड़ोसन माया आती है। ओह माय गॉड, ये आप लोगों का घर है या तवा? यहाँ कितनी ज्यादा गर्मी है। यहाँ आप लोग इतनी गर्मी में कैसे रह लेते हो? मेरे घर में तो हर एक कमरे में एसी लगा हुआ है, मानो मेरा घर शिमला हो। वैसे नीलम, अगर तुम मेरे घर में झाड़ू पोछे का काम करोगी तो मैं तुम्हें ठीक ठाक तनख्वाह दे दिया करूँगी। क्या पता उन पैसों से अपने लिए तुम पंखा ही खरीद लो। माया, तुम्हें अपने पैसों का रौब जमाने के अलावा और कुछ आता नहीं है क्या? तुम्हारे घर में नौकरानी बनने से तो अच्छा है कि मैं और मेरा परिवार गर्मी से ही मर जाएं। नीलम का जवाब सुन माया वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ। अरे ओ कामचोर, तुझे यहाँ पर लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए रखा है या आराम से बैठकर पंखे की हवा खाने के लिए? सेठ जी, बहुत देर से धूप में बैठे बैठे काम कर रहा था, पसीने से लथपथ हो गया था, इसीलिए थोड़ी ठंडी हवा खा रहा हूँ। ये पंखा क्या मैंने तुम्हारे लिए लगाया है जो ये मुफ्त में बैठकर हवा खा रहे हो? जाओ जाकर अपना काम करो। सेठ का गुस्सा देख बेचारा अनिल कुछ नहीं बोलता और फर्नीचर बनाने में लग जाता है। वक्त गुजरता रहता है, लेकिन उस परिवार पर गर्मी का कहर कभी नहीं रुकता। हे भगवान, माँ जी, आपका बदन बिल्कुल आग की तरह तप रहा है। बहू, एक गिलास मुझे ठंडा पानी पिला दे, वरना मैं तो इस गर्मी में ही मर जाऊंगी। नीलम भागी भागी मटके से पानी लेने जाती है, लेकिन गर्मी में मटके का पानी भी खौल रहा था। अपनी माँ की बिगड़ती हालत देखकर अनिल नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल से डॉक्टर को घर पर बुलाता है। गर्मी से चलते इनके शरीर पर दाने निकल आए हैं। आप इन्हें कूलर की ठंडी हवा में रखें, वरना इनके दाने वक्त के साथ बढ़ते जाएंगे। डॉक्टर साहब, मैं तो खुद एक मजदूर हूँ, ऐसे में कूलर का इंतजाम कैसे करूँ? देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप उनके लिए पंखे का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं ना, वरना कल को उनकी हालत और भी खराब हो सकती है। डॉक्टर की बात सुन अनिल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। अपनी सास की हालत देख नीलम ना चाहते हुए माया के घर पर नौकरानी का काम करना पड़ता है और वहीं अनिल दिन रात पंखे को लेकर परेशान रहता है। हे भगवान, अब मैं पंखे का इंतजाम कैसे करूं? कम से कम 1000-1500 का तो पंखा आ ही जाएगा और सेठ तो मुझे पैसे देंगे ही नहीं। ये सोचते हुए अनिल लकड़ी का सोफा बना रहा होता है कि तभी लकड़ी के सोफे को देख अनिल के मन में ख्याल आता है। मैं पंखा खरीद नहीं सकता तो क्या हुआ, बना तो सकता हूँ। मैं लकड़ी का पंखा बनाऊंगा और कबाड़ी वाले की दुकान से सस्ते दामों में मोटर खरीद कर उसमें लगा दूंगा। ज्यादा नहीं, थोड़े दिन तो लकड़ी का पंखा चलेगा ही ना। नील पास वाले जंगल में ही लकड़ी का पंखा बनाने के लिए निकल जाता है।
सारा जंगल ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी लकड़ी मुझे ढंग की नहीं मिली। सारी की सारी लकड़ियाँ खराब है। अनिल बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बड़े से पेड़ पर पड़ती है जो दिखने में काफी सुंदर और उसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती है। ये लकड़ियाँ पंखा बनाने के लिए सही है। अनिल पंखा बनाने के लिए लकड़ियाँ काटने जाता है कि तभी उस पेड़ में से आवाज आती है। रुको, मुझे मत काटो। अरे ये क्या? ये पेड़ तो बोल रहा है। क्योंकि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरे पास कई जादुई शक्तियाँ हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अनिल पेड़ को सारी बात बता देता है। बस इतनी सी बात। इतना कहते ही पेड़ अपनी जादुई शक्तियों से अनिल को कुछ लकड़ियाँ देता है। ये लो, ये जादुई लकड़ियाँ हैं। जब तुम इनसे पंखा बनाओगे तो उसकी हवा एसी कूलर से ज्यादा ठंडी होगी और ये जादुई लकड़ी का पंखा तुम्हारी किस्मत भी बदल देगा। अनिल जादुई लकड़ियाँ लेकर घर आता है और उससे कुछ ही घंटों में एक जादुई लकड़ी का पंखा बनाकर तैयार कर देता है और उसे छत पर टांग देता है। अनिल जैसे ही जादुई पंखे को चलाता है तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं आने लगती है। अरे वाह पापा, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने एसी लगा दिया हो। कितनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आयशी इतना बोलती ही है कि तभी उस जादुई पंखे की एक पंखुड़ी से सोने के सिक्के, दूसरे पंखुड़ी से चांदी के सिक्के और तीसरी पंखुड़ी से नोट गिरने लगते हैं, जिसे देख वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? इस पंखे में से सोना चांदी कैसे गिर रही है? क्योंकि मैं एक जादुई पंखा हूँ और जब भी तुम मुझसे कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। सच्ची? तो तुम मुझे जल्दी से आइसक्रीम दे दो ना, मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। नेहा के इतना कहते ही उनके सामने आइसक्रीम का एक बड़ा सा डब्बा आ जाता है, जिसे देख वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। नीलम, अब मुझे यकीन हो गया है कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हम भले ही इतने दिनों से गर्मी में तड़प रहे थे, लेकिन अब भगवान ने इस गर्मी से छुटकारा दिलाने के साथ साथ हमारी जिंदगी को भी बदल कर रख दिया है। वो तो है, लेकिन एक गरीब की मजबूरी दूसरा गरीब ही समझ सकता है। हमारे गांव में ऐसे घर है जहाँ पर पंखा नहीं है और इस गर्मी में बिना पंखे की जिंदगी कैसे गुजरती है ये तो हम भली भांति जानते हैं। जैसे आपने हमारे लिए ये लकड़ी का जादुई पंखा बनाया, ऐसे ही आप गांव वालों के लिए लकड़ी का जादुई पंखा बना दीजिए। नीलम, तुमने तो मुझे बहुत ही अच्छी तरकीब बताई है। फिर उसके बाद अनिल जंगल में जाता है और जादुई लकड़ियाँ लेकर आता है और उन जादुई लकड़ियों से लकड़ी के पंखे बनाता है और एक दुकान लेकर उन जादुई लकड़ियों के पंखों को बेचना शुरू करता है। बेटा, ये एक पंखा कितने का है? अम्मा जी, ये पंखा आपके लिए मुफ्त है। क्या? भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। मेरे परिवार को गर्मी में तड़पना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी वजह से अब हम भी पंखे की ठंडी हवा खाएंगे। अनिल सभी गरीबों को वो जादुई लकड़ी का पंखा मुफ्त में देता है। जादुई लकड़ी के पंखे से अनिल और उसके परिवार की जिंदगी बदल जाती है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।